हेलो गाइस, तो आज हम पढ़ेंगे स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का चैप्टर 1। उसका पार्ट 7 पढ़ेंगे, जिसमें हम लोग आज पढ़ने वाले हैं बिहेवियर ऑफ डक्टाइल मटेरियल्स अंडर टेंशन। तो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का चैप्टर 1 जो कि सिंपल स्ट्रेस एंड स्ट्रेन है, उसका चैप्टर 1 का हम लोगों ने करीब 6 लेक्चर्स देख लिया है। इसमें हम लोगों ने काफ़ी सारी चीज़ें डिस्कस की हैं। तो आज हमारे पास पार्ट 7 है, और पार्ट 7 में जो हम लोग टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है बिहेवियर ऑफ डक्टाइल मटेरियल्स अंडर टेंशन। यानी जब हम किसी भी मटेरियल पर टेंशन अप्लाई करते हैं, पुलिंग फोर्स अप्लाई करते हैं, तब जो मटेरियल बिहेवियर शो करता है वो हम लोग आज पढ़ने वाले हैं। कौन कौन से बिहेवियर शो करता है मटेरियल्स। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि हम लोग डक्टिलिटी या फिर कहें कि डक्टिलिटी का मेजरमेंट कैसे करते हैं। यानी कि कौन सा मेटल डक्टाइल है, इसको कैसे हम लोग मेज़र करते हैं। तो डक्टिलिटी मेज़र करने के लिए सबसे पहले हम लोग इन अ टेंशन टेस्ट, यानी कि एक टेंशन टेस्ट करते हैं। मतलब किसी भी मटेरियल पर हम लोग उस पर टेंशन फोर्स लगाते हैं। टेंशन मतलब पुलिंग फोर्स। बोथ द परसेंटेज रिडक्शन इन एरिया अप टू फ्रैक्चर एंड द परसेंटेज इलोंगेशन इन गॉज लेंथ ऑफ द स्पेसिमेन up to fracture are considered to be measure of the ductility of the material। तो एक टेंशन टेस्ट में जब हम लोग किसी बॉडी पर या किसी मटेरियल पर टेंशन टेस्ट करते हैं, तो उसमें जो परसेंटेज यानी कि रिडक्शन होता है, परसेंटेज रिडक्शन एरिया हो रहा है। यानी कि जब तक वो फ्रैक्चर ना हो तब तक जो उसमें परसेंटेज रिडक्शन इन एरिया होता है, और जो परसेंटेज इलोंगेशन इन गेज लेंथ होता है स्पेसिमेन का अप टू फ्रैक्चर, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, उसी को मेजरमेंट या डक्टिलिटी का मेजर करते हैं। उसी को हम लोग उसी से डक्टिलिटी हम लोग मेजरमेंट करते हैं। तो परसेंटेज रिडक्शन इन एरिया क्या होता है, यानी कि जब हम लोग किसी भी मटेरियल, सपोज कि ये हमारे पास एक मटेरियल है, बार है। ये हमारे पास एक बार है, जब इसमें हम लोग पुलिंग फोर्स लगाते हैं, जब इसको हम लोग टेंसाइल फोर्स लगाते हैं, तो हम लोग क्या देखते हैं कि जो इसका एरिया है, एरिया क्या होता है, पुलिंग फोर्स लगाने पर एरिया घटता है। और जो इसका परसेंटेज इलोंगेशन है, यानी जो इसका लेंथ है, वो क्या होता है, बढ़ती है। तो परसेंटेज इलोंगेशन इन एरिया जो है वो किसका फॉर्मूला होता है, ओरिजिनल एरिया माइनस फाइनल एरिया अपॉन ओरिजिनल एरिया इंटू 100। क्योंकि परसेंटेज निकाल रहे हैं तो 100 से मल्टीप्लाई भी करेंगे। परसेंटेज इलोंगेशन का फॉर्मूला क्या होता है, फाइनल लेंथ माइनस इनिशियल लेंथ अपॉन इनिशियल लेंथ इंटू 100। इसे ये परसेंटेज निकालना है तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये हमारा हो गया मेजरमेंट ऑफ डक्टिलिटी, यानी डक्टिलिटी को हम लोग किस तरह से मेजर करते हैं किसी भी मटेरियल का। अब देखते हैं हम लोग कौन से मटेरियल को हम लोग डक्टाइल कहेंगे और कौन से मटेरियल को हम लोग डक्टाइल नहीं कहेंगे। तो स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम ऑफ डक्टाइल मटेरियल्स पढ़ने से पहले हम लोगों को जानना होगा कि कौन से मटेरियल को हम लोग डक्टाइल कहते हैं और किसको नहीं कहते हैं। तो अगर परसेंटेज इलोंगेशन, यानी जो हम लोग देखे थे इलोंगेशन दोनों, अगर ये इलोंगेशन 5% से कम हुआ तो हम लोग कहेंगे कि वो ब्रिटल मटेरियल है। अगर जो हमारा इलोंगेशन परसेंटेज 5% से ज़्यादा है बट 15% से कम है, तो उसको हम लोग इंटरमीडिएट डक्टाइल मटेरियल कहेंगे, लेकिन पूरी तरह प्योर डक्टाइल मटेरियल नहीं कहेंगे। लेकिन अगर परसेंटेज इलोंगेशन 15% से भी ज़्यादा है तो उसको हम लोग कंप्लीट डक्टाइल मटेरियल कहेंगे। तो ये हमारा डक्टिलिटी मेजरमेंट करने का कुछ क्राइटेरिया है। तो जिसमें हम लोगों को 15% से ज़्यादा इलोंगेशन मिलता है, उसी को हम लोग कंप्लीट डक्टाइल मटेरियल कहते हैं। When a ductile material like mild steel bar of uniform cross-section area is subjected to a gradually increasing tensile load up to fracture using universal testing machine, the relationship between stress and strain is generally of the form as shown in figure। तो अब हम लोग एक डक्टाइल मटेरियल जो कि स्टील, माइल्ड स्टील, उसको लेंगे। तो इस माइल्ड स्टील बार को हम लोग क्या करेंगे, एक यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन होती है जिसका इमेज आप लोगों को अपने स्क्रीन पर दिख रहा होगा। तो इस यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन पर अप्लाई करेंगे इसको, एक माइल्ड स्टील बार को, जिसका यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एरिया है, यानी जिसका क्रॉस सेक्शन एरिया है वो क्या है, यूनिफॉर्म है। और उसको हम लोग यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन में रख करके उस पर ग्रेजुअली इंक्रीजिंग टेंसाइल लोड लगाएंगे जब तक कि वो मटेरियल या जब तक कि वो माइल्ड स्टील बार फ्रैक्चर ना हो जाए। तब जो उसका रिलेशन बिटवीन स्ट्रेस एंड स्ट्रेन है उसको हम लोग आगे देखने वाले हैं, उसका फिगर हम लोग आगे देखने वाले हैं। तो अब कुछ और टॉपिक बचा हुआ है, जैसे कि हमारा यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन में जो स्टील बार हम लोग डालेंगे वो किसी शेप में डालना होगा हम लोगों को, जो कि एक डंबल शेप में रहेगा। और इसको हम लोग डॉग बोन स्पेसिमेन भी कहते हैं। डंबल जैसा दिख रहा है और डॉग बोन जैसा दिख रहा है, इसलिए हम लोग इसको डंबल शेप स्पेसिमेन और डॉग बोन स्पेसिमेन भी कहते हैं। ये जो हमारा होता है, ये जो स्पेसिमेन है, इसका दोनों साइड यानी जो एंड वाले जो पोर्शन है वो क्या होते हैं, उसके डायमीटर्स बड़े होते हैं, यानी लार्ज होते हैं। और जो बीच का जो हमारा डायमीटर है, बीच का जो पोर्शन है उसका डायमीटर कम होता है। और डायमीटर का मतलब यहाँ पर क्या है, इसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया है वो क्या है, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया सर्कुलर है। ओके। और ये जो डायमीटर है,
डायमीटर इसका क्या है, यहाँ पर कम रहेगा, यहाँ यहाँ ज़्यादा रहेगा। यहाँ यहाँ ज़्यादा इसलिए रहेगा क्योंकि जो हमारा यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन होती है, यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन के जॉज में जो है, जॉज होते हैं थोड़े बड़े होते हैं। इस वजह से हम लोगों को दोनों को, इस दोनों को जॉज, इन दोनों बार एंड को जॉज में फिट करने के लिए इसे थोड़ा हम लोगों को लार्ज डायमीटर बनाना पड़ता है। और ये जो यहाँ से यहाँ तक का लेंथ है, इसे हम लोग गॉज लेंथ कहते हैं। और इसी लेंथ में जो चेंजेस आती है, जो इलोंगेशन आती है, इसी को हम लोग मेजरमेंट करते हैं डक्टिलिटी मापने के लिए। अब टेस्ट में हम लोग कैसे देखते हैं, यानी टेस्ट कैसे करते हैं यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन से, अब वो देखते हैं हम लोग। तो गाइस हम लोग देखते हैं कि टेस्ट कैसे होता है यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन में। तो हमारे पास जो यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन होती है, जिसका इमेज आप लोगों को अपने स्क्रीन पर दिख रहा होगा, तो उसमें क्या करते हैं हम लोग, इस तरह का एक बार, या फिर जिस पे भी हम लोगों को डक्टिलिटी मापना है, जिस भी मटेरियल में, उसको इस साइज में एक बार बनाते हैं, एक इस जिसका जो एंडिंग वाला जो पोर्शन है उसका डायमीटर ज़्यादा होता है, और जो बीच वाला पोर्शन है उसका डायमीटर कम होता है। इसको हम लोग उस यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन के जॉब में फिट कर देते हैं। फिट करने के बाद हम लोगों को उस जो हमारे यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन है, उसमें हमारे पास उसमें टेंसाइल फोर्स अप्लाई करने का एक ऑप्शन होता है, जिससे हम लोग उसको टेंसाइल फोर्स अप्लाई करते हैं, जो कि इंक्रीज होता है ग्रेजुअल, यानी धीरे धीरे इस पे जो है फोर्स अप्लाई जो है बढ़ाया जाता है। तो ये इस साइड भी और इस साइड भी दोनों तरफ से इसमें पुलिंग फोर्स अप्लाई किया जाता है, टेंसाइल फोर्स अप्लाई किया जाता है, और इसमें धीरे धीरे इस फोर्स के इंटेंसिटी को बढ़ाया जाता है। तब जो ये ग्रेजुअल जो हमारा गेज लेंथ है, इसमें भी क्या आता है, चेंजेस आता है, ये भी इलोंगेट होता है। और देखिए यहाँ लोड इज इंक्रीज्ड ग्रेजुअली, टेंसाइल स्ट्रेस इज इंड्यूस्ड इन मटेरियल, और सिग्मा इज इक्वल टू पी अपॉन ए। तो इसमें जब लोड इंक्रीज किया जाता है, अब चूंकि जब हम लोग लोड लगा रहे हैं, तो किसी भी चीज़ पे लोड लगाने पे उसमें क्या होता है, इसके अंदर स्ट्रेस प्रोड्यूस होता है। तो हम लोग जब इसमें इंक्रीज करते हैं ग्रेजुअली लोड को, तो यहाँ एक स्ट्रेस इंड्यूस होता है, जिसको हम लोग सिग्मा इज इक्वल टू पी अपॉन ए से लिखते हैं, यानी स्ट्रेस इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। स्पेसिमेन इंड्यूस्ड लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, और इसकी वजह से इस स्ट्रेन के कोरिस्पॉन्डिंग स्ट्रेन ही प्रोड्यूस होगा। तो स्ट्रेन क्या होगा, डेल्टा एल बाई एल, क्योंकि हम लोग यहाँ क्या देख रहे हैं, चेंज इन लेंथ और ओरिजिनल लेंथ में हम लोगों को यहाँ पर रिलेशन बन रहा है। तो यहाँ स्ट्रेन क्या हो जाएगा, डेल्टा एल बाई एल। अब यहाँ ये जब ये जो इसका टेंसाइल है, यानी जब तक ये खिंचाएगा, यानी जब तक ये टेंस होगा, तब तक क्या होगा, तब तक ये टेंसाइल इस पे आप फोर्स अप्लाई कर सकते हैं, जितना इसका अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ है, जितना कि वो टेंसाइल स्ट्रेंथ तब तक झेल सकता है। तो इसका अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ हमारा जो होगा, वो क्या होगा, स्ट्रेस से उसको स्ट्रेस से ज़्यादा होना चाहिए। जो हम लोग स्ट्रेस है, स्ट्रेस ज़्यादा होगा टेंसाइल स्ट्रेंथ से, तब क्या हो जाएगा, मटेरियल जो होगा गेट परमानेंटली फेल। अगर इसमें जो स्ट्रेस यानी जब फोर्स हम लोग अप्लाई कर रहे हैं, वो ज़्यादा ही इसके अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ से ज़्यादा ही फोर्स अप्लाई कर देंगे, तो क्या होगा, उसकी वजह से स्ट्रेस भी ज़्यादा प्रोड्यूस होगा, और स्ट्रेस ज़्यादा प्रोड्यूस होगा तो मटेरियल जो है, हमारा अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ से ज़्यादा स्ट्रेस प्रोड्यूस हो जाएगा, तो मटेरियल परमानेंटली फेल हो जाएगा। और ये जो स्ट्रेस होता है, इस स्ट्रेस को हम लोग इंजीनियरिंग स्ट्रेस कहते हैं। और इंजीनियरिंग स्ट्रेस क्यों कहते हैं, इसको हम लोग आगे देखेंगे। और इसमें जो है क्रॉस सेक्शन एरिया लेते हैं, क्योंकि इसमें क्रॉस सेक्शन एरिया हम लोग ओरिजिनल वाला लेते हैं, यानी जो शुरू में हमारे पास क्रॉस सेक्शन एरिया था वही लेते हैं। भले ही हमारे पास आके जब इसको टेंसाइल फोर्स लगाते हैं तो इसका क्रॉस सेक्शन एरिया घटते जाता है, लेकिन हम लोग जो इसका क्रॉस सेक्शन एरिया लेते हैं वो शुरू वाला ही लेते हैं, ओरिजिनल वाला ही लेते हैं। तो इसलिए हम लोग उसको इंजीनियरिंग स्ट्रेस कहते हैं। और ये हमारे पास गॉस लेंथ है, जो कि क्या होता है, इंक्रीज होते जाता है, और इंक्रीज होते होते जब इस पर कुछ ज़्यादा ही फोर्स अप्लाई किया जाता है, ज़्यादा ही लोड अप्लाई किया जाता है, इसकी वजह से क्या होता है, इस पर नेकिंग स्टार्ट हो जाती है, यानी कहीं कहीं से ये दरार आने लगता है, और लास्ट में क्या होता है, अलग अलग फ्रैक्चर हो जाता है, टूट जाता है बीच से। ओके, तो हम लोग देखते हैं नेक्स्ट। तो गाइस जैसा कि हम लोगों ने अभी माइल्ड स्टील को जब यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन पे अप्लाई किया, तो उसकी वजह से स्ट्रेन और स्ट्रेस प्रोड्यूस हुआ। तो उसका हम लोग डायग्राम देखते हैं, और ये जो डायग्राम है, इसके अंदर कौन कौन सी स्टेजेस आती हैं, बिहेवियर किस तरह से मटेरियल शो करता है जब उस पर टेंसाइल फोर्स अप्लाई किया जाता है, वो देखते हैं। तो ये हमारे पास है स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व फॉर डक्टाइल मटेरियल, या हम लोग कहें कि माइल्ड स्टील हमारे पास जो है उसका, ये हमारा स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व है। तो यहाँ पर देखिए, ये हमारा ओरिजिन है 0 0, ये स्ट्रेन है इस साइड, या ये एक्स एक्सिस में हम लोगों ने स्ट्रेस लिया है, और वाई एक्सिस में स्ट्रेस लिया है। अब जब हमारा इसमें स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व में जब हमारा उस पर टेंसाइल फोर्स अप्लाई किया जाता है, तो शुरू से लेकर कुछ यहाँ तक क्या होता है, ये हमारा क्या होता है, लीनियर होता है, और एक स्ट्रेट लाइन बनता है, एकदम स्ट्रेट लाइन बनता है। स्ट्रेट लाइन मतलब क्या है, कि ये और ये एक दूसरे के क्या होते हैं, प्रोपोर्शनल होते हैं, स्ट्रेस स्ट्रेन के प्रोपोर्शनल होता है। ये पॉइंट ए तक हमारा पूरा क्या होता है, कि स्ट्रेट लाइन बनता है। उसके बाद ये थोड़ा कर्व होता है, और ये गिरता है थोड़ा ए से जाकर बी पे, बी से और जाके सी पर बी से यहाँ से जाके गिरता है, फिर उठता है सी पर। उसका इस तरह से कुछ हमारा ग्राफ बनता है। अब किस किस तरह से बनता है, हम उसको पॉइंट वाइज पॉइंट देखते हैं।
तो हमारे पास कुछ नंबर ऑफ पॉइंट्स यहाँ पर दिए गए हैं, जैसे कि पहला है हमारे पास लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, यानी ये जो पॉइंट है वो क्या है, लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, यहाँ तक मतलब जहाँ जिस लिमिट तक ये दोनों क्या है एक दूसरे से प्रोपोर्शनल है, वो हमारा प्रोपोर्शनल क्या है, लिमिट है। दूसरा हमारे पास इलास्टिक लिमिट, यानी ए से बी तक क्या है वो मटेरियल इलास्टिक बी इलास्टिक इलास्टिक होगा। तीसरा हमारे पास है अपर यील्ड पॉइंट, यानी सी जो है, सी हमारा अपर यील्ड पॉइंट है और डी हमारा लोअर यील्ड पॉइंट है। उसके बाद हमारे पास ई है अल्टीमेट लोड पॉइंट या अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ वाला पॉइंट, जहाँ पर लास्ट वो झेल सकता है, जो मटेरियल है लास्ट टेंसाइल स्ट्रेंथ को झेल सकता है, लास्ट में वो क्या होगा, वो फेल हो जाएगा परमानेंटली। तो यहाँ पर मल्टीमम इस मैक्सिमम या और अल्टीमेट लोड यहाँ पर पॉइंट है जो कि ए है। उसके बाद हमारे पास है लास्ट ब्रेकिंग पॉइंट, और ये भी एक जी पॉइंट है। उसके बाद है ब्रेकिंग पॉइंट एफ और फ्रैक्चर पॉइंट, तो ये हमारे पास ब्रेकिंग पॉइंट है या फिर जिसको फ्रैक्चर पॉइंट भी कह सकते हैं, जो कि एफ है। अब देखते हैं हम लोग पहला पहला जो पॉइंट हमारे पास लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, वो देखते हैं लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी क्या होता है। ए, तो इन द रेंज ओ ए द स्ट्रेन और elongation is proportional to the stress or load and the graph is a straight line. Point A is called limit of proportionality. It is the value of stress up to which stress and strain has a say constant ratio and Hooke's law is obeyed. तो यहाँ से यहाँ तक का जो रेंज है हमारा, इस रेंज में ओ ए रेंज में, ये ओ है यहाँ ए है, तो ये ओ ए रेंज हो गया। तो इस ओ ए रेंज में जो स्ट्रेन होगा यानी जो इलोंगेशन उसमें आएगा और जो उसमें स्ट्रेस प्रोड्यूस होगा, वो दोनों क्या होंगे, एक दूसरे के प्रोपोर्शनल होंगे, और ये जो ग्राफ बनेगा वो एक स्ट्रेट लाइन बनेगा। पॉइंट ए जो है हमारा क्या कहलाता है, पॉइंट ए कहलाता है लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, क्योंकि यहाँ पर जो है इस पॉइंट तक क्या होता है, स्ट्रेस स्ट्रेन के प्रोपोर्शनल होता है, इसलिए हम इसको लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी का पॉइंट कहते हैं। और ये किस चीज़ का वैल्यू बताता है, इट इज़ द वैल्यू ऑफ स्ट्रेस अप टू विच स्ट्रेस एंड स्ट्रेन हैज़ अ कांस्टेंट रेशियो एंड हुक्स लॉ इज ऑबेड। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, स्ट्रेस स्ट्रेन क्या कर रहे हैं, एक दूसरे के प्रोपोर्शनल है, तो यहाँ पर हुक्स लॉ ऑबेड हो रहा है, और ये बता रहा है ये हुक्स लॉ कि हमारा जो वैल्यू ऑफ स्ट्रेस है अप टू विच स्ट्रेस एंड स्ट्रेन हैज़ अ कांस्टेंट रेशियो, तो वहाँ पर स्ट्रेस और स्ट्रेस का जो वैल्यू है वो एक कांस्टेंट रेशियो है, क्योंकि हम लोग जानते हैं स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेस क्या स्ट्रेन क्या होता है, इज इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी होता है, जो कि एक कांस्टेंट वैल्यू है। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास है बी, यानी ए से बी का पॉइंट में जो हमारा है वो इलास्टिक लिमिट बताता है। तो एट पॉइंट ए, यानी पॉइंट ए तक जो है द कर्व डिराइव्ड फ्रॉम द स्ट्रेट लाइन एंड द स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व फ्रॉम ए टू बी इज नॉन लीनियर। तो हमारा ए, हम लोग जो ओ से पॉइंट ए तक देखें, ओरिजिन से जो पॉइंट ए तक देखें, वो ग्राफ क्या था, एक स्ट्रेट लाइन था, लेकिन जो हमारे ए से बी तक जो हमारा ग्राफ बना है वो एक लीनियर या कहें कि एक स्ट्रेट लाइन नहीं है, भले ही वो एक लाइन बना है लेकिन लीनियर नॉन लीनियर है, और नॉट स्ट्रेट लाइन नहीं है, वो कर्व है, ठीक है। तो इफ द लोड इज इंक्रीज्ड बियॉन्ड ए अप टू द पॉइंट बी, तो अगर हम लोग फोर्स को और भी अप्लाई करते हैं और एक पॉइंट जो प्रोपोर्शनलिटी का पॉइंट है उससे भी ज़्यादा उसमें फोर्स अप्लाई करते हैं पॉइंट बी तक, तो द मटेरियल बिहेव्स इन इलास्टिक मैनर सच दैट ऑन रिमूवल ऑफ द लोड द होल डिफॉर्मेशन विल वैनिश। तब अगर हम लोग ए पॉइंट पर भी अगर फोर्स अप्लाई करते जाते हैं बी पॉइंट तक, तो जो मटेरियल है वो इलास्टिक मैनर को बिहेव करेगा, और जो जब हम लोग उस पर से लोड हटा भी देंगे, रिमूव भी कर देंगे, तो वो अपने पूरे के पूरे डिफॉर्मेशन को वैनिश कर लेगा, कंप्लीटली रीगेन कर लेगा। तो इसी को हम लोग इलास्टिक लिमिट कहते हैं। द वैल्यू ऑफ स्ट्रेस कॉरिस्पॉन्डिंग टू पॉइंट बी अप टू विच द मटेरियल बिहेव्स इन इलास्टिक मैनर इज कॉल्ड इलास्टिक लिमिट। तो जो स्ट्रेस का वैल्यू होगा कॉरिस्पॉन्डिंग टू पॉइंट बी तक जो कॉरिस्पॉन्डिंग स्ट्रेस का वैल्यू होगा जब मटेरियल बिहेव इन इलास्टिक मैनर इज कॉल्ड इलास्टिक लिमिट। जहाँ तक इलास्टिक वो क्या करेगा, इलास्टिसिटी को शो करेगा, मटेरियल बिहेव करेगा, तो उसी को हम लोग वहाँ तक के लिमिट को इलास्टिक लिमिट कहते हैं। यानी ए से बी पर हमारा इलास्टिसिटी प्रॉपर्टी शो होगा, और वहाँ से वहाँ ए से बी तक पॉइंट के हम लोग क्या कहते हैं, इलास्टिक लिमिट कहते हैं, इस कॉल्ड इलास्टिक लिमिट। अप टू पॉइंट बी द मटेरियल विल बी इन इट्स इलास्टिक रेंज एंड बियॉन्ड बी इट विल बी इन द प्लास्टिक रेंज। तो हमारे पॉइंट ए से लेकर पॉइंट बी तक मटेरियल इलास्टिक रेंज में रहेगा, यानी इलास्टिसिटी को शो करेगा, लेकिन अगर हम लोग बीच के पॉइंट के बाद ही फोर्स उस पर अप्लाई करते हैं तब वो प्लास्टिक रेंज में हमारा चला जाएगा, यानी वो प्लास्टिसिटी शो करने लगेगा। अब तीसरा पॉइंट है हमारे पास अपर यील्ड पॉइंट, यानी सी पॉइंट जो था, बी के बाद जो सी पॉइंट था वो अपर यील्ड पॉइंट है। ये पॉइंट क्या होता है, एट दिस पॉइंट देयर इज एन इंक्रीज इन स्ट्रेन इवन दो देयर इज नो इंक्रीज इन स्ट्रेस। यानी कि यहाँ पर अगर हम लोग स्ट्रेस यील्डिंग का मतलब यही होता है कि हम लोग उस पर कम से कम भी लोड भी अगर हम लोग डालते हैं, उस पर कम लोड अप्लाई करते हैं,
और स्ट्रेस अगर उसमें कम भी प्रोड्यूस होता है लेकिन स्ट्रेस ज़्यादा प्रोड्यूस होगा तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, यील्डिंग कहते हैं। तो ये जो अपर यील्ड पॉइंट है, यहाँ पर हमारा यील्डिंग स्टार्ट हो जाता है, ये स्टार्ट यील्डिंग का पॉइंट है। तो एट दिस पॉइंट इज एन इंक्रीज इन स्ट्रेन, यहाँ पर स्ट्रेन इंक्रीज होता है। हालांकि यहाँ पर जो हम लोग स्ट्रेस में या फिर लोड में इंक्रीज नहीं करते हैं तो भी यहाँ पर जो स्ट्रेन है इंक्रीज होता रहता है। तो यहाँ पर ये क्रीप प्रॉपर्टी शो होता है। तो ए फॉर्मेशन ऑफ क्रीप मेक्स द स्पेसिमेन प्लास्टिक एंड द मटेरियल बिलोंग्स टू फ्लो। द वैल्यू ऑफ स्ट्रेस कॉरेस्पॉन्डिंग टू पॉइंट सी इज कॉल्ड यील्ड स्ट्रेस, यील्ड स्ट्रेस और यील्ड स्ट्रेंथ। तो जो हमारा फॉर्मेशन क्रीप होता है, क्रीप का जो फॉर्मेशन होता है, क्रीप प्रॉपर्टी हम लोग जानते हैं वो इसी की वजह से होता है। तो द स्पेसिमेन प्लास्टिक एंड द मटेरियल बिलोंग्स टू फ्लो, और द वैल्यू ऑफ स्ट्रेस कॉरेस्पॉन्डिंग टू पॉइंट सी, जो पॉइंट सिक्स के कॉरेस्पॉन्डिंग जो वैल्यू ऑफ स्ट्रेस है उसी को हम लोग यील्ड स्ट्रेस कहते हैं और यील्ड स्ट्रेंथ कहते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, जो फोर्स है, जो हमारा रेजिस्टिंग फोर्स है, जो हम लोग लोड लगा रहे हैं उससे कम होता है। यानी हम लोग जितना लोड अप्लाई कर रहे हैं उसमें वो रेजिस्टिंग फोर्स उससे कम दे रहा है, उससे कम रेजिस्टिंग फोर्स अप्लाई हो रहा है वहाँ पर। यानी कि अगर रेजिस्टिंग फोर्स कम है तो स्ट्रेस भी क्या होगा, कम होगा, क्योंकि रेजिस्टिंग फोर्स कम है तो स्ट्रेस भी कमेगा। और स्ट्रेस तो कम रहा है बट क्या हो रहा है, उसके अंदर जो इलोंगेशन है बहुत ज़्यादा हो रहा है। लोड फोर्स सेम डिफॉर्मेशन, यानी कि लोड हम लोगों को क्या कहे कम है पर डिफॉर्मेशन ज़्यादा देखने को मिलेगा, तो हम लोग कहेंगे कि वहाँ यील्डिंग हो रहा है। तो ये जो पॉइंट है सी, वहाँ पर यील्डिंग स्टार्ट होती है। जैसे यहाँ पर एक इमेज दिया गया है कि यहाँ पर फोर्स लगा रहे हैं हम लोग, और ये हमारा क्या है, इधर हमारा लोड लगाया गया और ये हमारा एक सेक्शन कटा है जहाँ से यहाँ रजिस्टिंग फोर्स अप्लाई हो रहा है। यहाँ रजिस्टिंग फोर्स दिखने के लिए हम लोग यहाँ पर सेक्शन काटे, ये रजिस्टिंग फोर्स है यानी कि जो स्ट्रेस है, और ये हमारा लोड है। अब देखते हैं हम लोग लोअर यील्ड पॉइंट। अब नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास लोअर यील्ड पॉइंट है, जिसको हम लोग डी पॉइंट से डिनोट कर रहे हैं। ए लोड में राइज एंड फॉल व्हाइल यील्डिंग अकर्स, दिस इज इंडिकेटेड बाय वेवी अपीयरेंस ऑफ द स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व बिटवीन। तो यहाँ पर जो लोड है वो क्या होगा, ए लोड में राइज एंड फॉल व्हाइल यील्डिंग अकर्स। तो यहाँ पर लोड, तो यहाँ पर जब हमारा यील्डिंग स्टार्ट हुआ, तो यील्डिंग जब वहाँ पर हो रहा है तो वहाँ पर हो सकता है कि लोड क्या हो, राइज हो, बढ़ जाए, या फिर क्या हो, लोड घट जाए। तो दिस इज इंडिकेटेड बाय वेवी अपीयरेंस ऑफ द स्ट्रेस स्ट्रेन। तो चूंकि यहाँ पर लोड घट बढ़ रहा है इसलिए हम इसको यहाँ क्या करते हैं, वेवी वेवी रूप में, यानी कि वेवी फिगर से यहाँ पर इंडिकेट करते हैं स्ट्रेस स्ट्रेन ग्राफ को, जैसा कि आप लोग फिगर में भी देख सकते हैं। तो सी एंड डी पॉइंट डी कॉरेस्पॉन्डिंग, जो बिटवीन सी एंड डी का पॉइंट है हमारा, सी एंड डी का जो ग्राफ है उसको हम लोग बेवी अपीयरेंस से शो करते हैं, बेवी रूप में शो करते हैं, ताकि हम लोगों को पता चले कि वहाँ पर जो लोड है वो घट और बढ़ रहा है, कभी राइज हो रहा है कभी फॉल हो रहा है। पॉइंट डी कॉरेस्पॉन्डिंग टू द लोअर यील्ड पॉइंट आफ्टर यील्डिंग हैज सीजेड एट डी। तो यील्डिंग जो है हमारा क्या होता है, डी पर जाकर एंड हो जाता है, सीज हो जाता है। फर्दर स्ट्रेसेस एंड स्ट्रेंथ एंड कैन बी ऑब्टेन्ड बाय इंक्रीज द लोड। और वापस क्या होता है, स्ट्रेस जब हम लोग बढ़ाते हैं तो स्ट्रेन भी उसी के कॉरेस्पॉन्डिंग बढ़ता है बाय इंक्रीजिंग द लोड। जैसे जैसे हम लोग लोड बढ़ाते हैं वैसे ही हमारा स्ट्रेंस यानी कि डिफॉर्मेशन भी बढ़ता जाता है। यानी यहाँ पर यील्डिंग हमारा एंड हो जाता है, और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, स्ट्रेन हार्डनिंग भी कहते हैं इसी प्रोसेस को। अब देखते हैं हम लोग अल्टीमेट लोड पॉइंट, अल्टीमेट लोड लोड पॉइंट जो था हमारा ई, उस पॉइंट को देखते हैं। तो जैसे कि हम लोग इंक्रीज करते हैं लोड को, आफ्टर इंक्रीजिंग द लोड बियॉन्ड द यील्ड पॉइंट, यील्ड पॉइंट कहाँ हमारे पास एंड होता है, यील्ड पॉइंट हमारा डी पर एंड हो जाता है। तो अगर उस डी पॉइंट के बाद हम लोग उस पर हम लोग क्या करते हैं, फोर्स अप्लाई करते हैं, तो उसका अल्टीमेट स्ट्रेंथ वहीं पर हमारा होता है, अल्टीमेट हाई स्ट्रेंथ वहीं पर होता है। तो उस पॉइंट पर भी हम लोग अगर उस पॉइंट से भी ज़्यादा हम लोग इस पर फोर्स लगाते जाते हैं तो उसकी वजह से स्ट्रेस उसमें ज़्यादा प्रोड्यूस होता है। तो द स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व्स राइजेस टिल द पॉइंट ई इज रीचड विच इज कॉल्ड अल्टीमेट स्ट्रेंथ या और मैक्सिमम लोड पॉइंट। तो अगर हम लोग उससे भी ज़्यादा, डी से भी ज़्यादा फोर्स उसमें अप्लाई करते हैं तो जो पॉइंट ई है, ये हमारा क्या है, पॉइंट ई, वहाँ पर अल्टीमेट उसका लोड पॉइंट है, जहाँ तक वो लास्ट उसमें जो है टेंसाइल फोर्स को झेल सकता है। तो वहाँ पर जब आ जाता है तो द स्ट्रेस कॉरस्पॉन्डिंग टू द पॉइंट इज ऑल्सो मैक्सिमम, और वहाँ पर जो स्ट्रेस होता है कॉरस्पॉन्डिंग लोड के वो भी बहुत ज़्यादा हो जाता है, यानी मैक्सिमम हो जाता है, एंड इज कॉल्ड अल्टीमेट स्ट्रेस, और इसी को हम लोग अल्टीमेट स्ट्रेस कहते हैं और अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ कहते हैं, और इसी को हम लोग टेनिसिटी भी कहते हैं। तो यहाँ पर स्ट्रेस क्या हो रहा है, ज़्यादा हो जा रहा है, इज इक्वल टू पी अपॉन ए। अब सिक्स पॉइंट हमारे पास है ब्रेकिंग पॉइंट। जब हम लोग अल्टीमेट स्ट्रेंथ में भी, अल्टीमेट स्ट्रेंथ तक जब उसका उस पर हम लोग फोर्स अप्लाई कर देते हैं तो उसके बाद क्या होता है, वो पॉइंट एफ पर जाकर फ्रैक्चर हो जाता है, ब्रेकिंग यील्ड पॉइंट यानी फ्रैक्चर पॉइंट एफ। अप टू पॉइंट ई, यानी पॉइंट ई तक द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द स्पेसिमेन गोज ऑन यूनिफॉर्मली डिक्रीज फ्रॉम फॉर्मिंग अ नेक और
नेक और वेस्ट एंड द लोड रिक्वायर्ड टू कॉज फर्दर एक्सटेंशन इज आल्सो रिड्यूस्ड। तो जो हमारा क्रॉस सेक्शन एरिया है स्पेसिमेन का वो यूनिफॉर्मली डिक्रीज होने लगता है, फॉर्मिंग अ नेक। और वो क्या करता है, एक नेक यानी नेक बना लेता है। नेकिंग क्या होता है, वहाँ वहाँ बीच बीच से क्या होता है, एक सर्कल के टाइप में या हाफ सर्कल के सेमी सर्कल के टाइप में क्या होता है, नेकिंग स्टार्ट हो जाती है। और वेस्ट एंड द लोड रिक्वायर्ड टू कॉज फर्दर एक्सटेंशन इज आल्सो रिड्यूस। और जो उसमें लोड रिक्वायर्ड होता है उसको और बढ़ाने के लिए, उसको और एक्सटेंस करने के लिए और उसको डिफॉर्म करने के लिए वो लोड का भी वैल्यू कम हो जाता है। और उसका जो ज़रूरत है लोड का वो ज़रूरत कम हो जाता है, क्योंकि वो क्या होता है, अब नेकिंग स्टार्ट हो जाता है उसके अंदर, कम फोर्स में भी वो क्या होगा, अब डलली डिफॉर्म हो जाएगा। एज द इलोंगेशन कंटिन्यूअस, अब इसमें इलोंगेशन क्या हो गया, कंटिन्यूअस हो गया, अब इलोंगेट होता जाएगा वो। क्रॉस सेक्शन area becomes smaller and ultimately the specimen is broken at f into two pieces giving कप कोन टाइप ऑफ डक्टाइल फ्रैक्चर। तो जैसे ही हम लोग एफ फोर्स पर और भी फोर्स अप्लाई करते जाते हैं, ई पॉइंट के बाद अल्टीमेट लोड स्ट्रेंथ के बाद, उसके बाद जब हम लोग उस पर फोर्स अप्लाई करते जाते हैं तो उसके बाद इलोंगेशन जो उसमें है कंटिन्यूस हो जाता है, और उसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया होता है टाइम बाय टाइम और घटते जाता है, स्मॉलर होते जाता है। एंड जाके अल्टीमेटली क्या होता है, अचानक से जो स्पेसिमेन है, अचानक से स्पेसिमेन ब्रोकन हो जाता है दो भागों में, यानी फ्रैक्चर पॉइंट एफ पर जो है वो हमारा मटेरियल जो है माइल्ड स्टील वो दो पीसेज में अलग अलग बढ़ जाता है, यानी कि वो फ्रैक्चर हो जाता है। और किस तरह का हमारा फ्रैक्चर होता है, वहां पर कप कोन टाइप का एक फ्रैक्चर देखने को मिलता है, डक्टाइल फ्रैक्चर। पॉइंट एफ इज कॉल्ड ब्रेकिंग लोड पॉइंट। जो हमारा पॉइंट एफ है उसको हम लोग ब्रेकिंग लोड पॉइंट कहते हैं। एंड द स्ट्रेस क्रॉसपोंडिंग टू द पॉइंट इज कॉल्ड ब्रेकिंग स्ट्रेस। और जो इस पे जो इस यहाँ पर लोड जिसकी वजह से ये हमारा ब्रेकिंग हो रहा है, इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो स्ट्रेस है उसको हम लोग ब्रेकिंग स्ट्रेस कहते हैं। और रप्चर स्ट्रेस और ब्रेकिंग स्ट्रेस ऑफ द मटेरियल, और इसी को हम लोग रप्चर स्ट्रेस कहते हैं, ब्रेकिंग स्ट्रेंथ ऑफ द मटेरियल भी कहते हैं। अब कुछ सम इम्पोर्टेंट डेफिनेशंस देखते हैं रिलेटेड टू हमारा जो है डक्टाइल मटेरियल। अब गाइज हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस देखते हैं। पहला डेफिनेशन हमारे पास नॉमिनल स्ट्रेसेस। नॉमिनल स्ट्रेसेस क्या होता है, द स्ट्रेसेस विच आर कैलकुलेटेड बाय डिवाइडिंग द पर्सपेक्टिव लोड्स बाय द ओरिजिनल क्रॉस सेक्शन इज कॉल्ड नॉमिनल स्ट्रेस। नॉमिनल का मतलब आप लोग नॉर्मल से भी समझ सकते हैं। तो ऐसा स्ट्रेस जिसको हम लोग, जो उसमें रिस्पेक्टिव जो हमारा लोड प्रोड्यूस हो रहा है, यानी जो उसमें लोड हमारा अप्लाई किया जा रहा है, और जो उसका ओरिजिनल क्रॉस सेक्शन एरिया है, उस ओरिजिनल क्रॉस सेक्शन एरिया से हम लोग जब उसका स्ट्रेस प्रोड्यूस करते हैं, यानी फोर्स अपॉन ओरिजिनल क्रॉस सेक्शन एरिया, तब हम लोग उसको नॉर्मल स्ट्रेस कहते हैं। लेकिन एक्चुअल स्ट्रेस क्या होता है वो देखते हैं। दूसरा हमारे पास एक्चुअल स्ट्रेस, द स्ट्रेस विच आर कैलकुलेटेड बाय डिवाइडिंग the respective loads by the cross sectional area at that point are called actual stress। तो देखिए जैसे कि नॉर्मल स्ट्रेस था हमारा, नॉमिनल स्ट्रेस क्या हुआ कि जो हमारे पास लोड था, यानी जो उसमें लोड अप्लाई हो रहा है वो, और जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है, जो हमारा शुरू में जो क्रॉस सेक्शनल एरिया था, जो ओरिजिनल क्रॉस सेक्शनल एरिया था, उसी को जब हम लोग उन दोनों का रेशियो निकालते हैं तो जो हमारा स्ट्रेस होता है उसको हम लोग नॉमिनल कहते हैं। लेकिन जब एक्चुअल स्ट्रेस का मतलब वो है कि जब हम लोग उसमें लोड अप्लाई कर रहे हैं और उसका क्रॉस ये वो वाला लेंगे जहां पर हमारा उस लोड से हम लोग मतलब जहां तक हम जिस पॉइंट पर हम लोग स्ट्रेस निकालना चाह रहे हैं, उस पॉइंट पर जो उसका क्रॉस सेक्शन एरिया, यहाँ पर क्या है कि हम लोग किसी भी पॉइंट पर जो है क्रॉस सेक्शन एरिया ओरिजिनल वाला ही लेंगे, जो हमारे पास शुरू में जो क्रॉस सेक्शन एरिया था वही लेंगे। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर जो जिस पॉइंट पर हम लोग स्ट्रेस निकालना है, उस पॉइंट पर जो उसका क्रॉस सेक्शन एरिया है, चाहे वो रिड्यूस हुआ हो या इलोंगेट हुआ हो, वो हमारा वही क्रॉस सेक्शन एरिया लेंगे। और उस इन दोनों की वजह से, लोड्स और क्रॉस सेक्शन एरिया की वजह से जो स्ट्रेस प्रोड्यूस होगा, इसी को हम लोग एक्चुअल स्ट्रेस कहते हैं। तो नॉर्मल स्ट्रेस यानी नॉमिनल ब्रेकिंग स्ट्रेस का जो हमारा फॉर्मूला होता है वो होता है लोड एट ब्रेकिंग पॉइंट अपॉन ओरिजिनल क्रॉस सेक्शन एरिया। और एक्चुअल ब्रेकिंग स्ट्रेस का फॉर्मूला होता है लोड एट ब्रेकिंग पॉइंट अपॉन रिड्यूस्ड क्रॉस सेक्शन एरिया एट फ्रैक्चर। तो यहाँ पर जो क्रॉस सेक्शन एरिया लिया गया है वो है ओरिजिनल, और यहाँ पर जो क्रॉस सेक्शन एरिया लिया गया है फ्रैक्चर तक वो है रिड्यूस्ड, यानी रिड्यूस्ड हुआ होगा। जैसे कि हम लोगों ने अभी देखा था जो माइल्ड स्टील का, जैसे हम लोग यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन में जब उसका डक्टिलिटी माप रहे थे, तो हम लोगों ने जो क्रॉस सेक्शन एरिया लिया था वो क्या लिया था, ओरिजिनल लिया था, यानी जो शुरू में जो क्रॉस सेक्शन एरिया वही लिया था, इसलिए हम लोग उसको नॉमिनल स्ट्रेस कहते हैं। लेकिन एक्चुअल में क्या होता है, एक्चुअल में होता है ये कि जहाँ पर हम लोग जिस पॉइंट पर स्ट्रेस निकाल रहे हैं, उसी पॉइंट पर जो क्रॉस सेक्शन एरिया हो, चाहे वो जितना भी रिड्यूस हुआ हो, वही क्रॉस सेक्शन एरिया लेंगे, तो उसको हम लोग एक्चुअल ब्रेकिंग स्ट्रेस कहते हैं। तीसरा है हमारे पास यील्ड स्ट्रेस। इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द लोड एट यील्ड पॉइंट एंड द ओरिजिनल क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द स्पेसिमेन। तो यील्ड पॉइंट पर जो लोड अप्लाई हो रहा है और जो उसका ओरिजिनल क्रॉस सेक्शन एरिया है, इसी के रेशियो को हम लोग क्या कहते हैं, और स्पेसिमेन का यील्ड स्ट्रेस इज इक्वल टू यील्ड लोड अपॉन ओरिजिनल क्रॉस सेक्शन एरिया, तो इसी को हम लोग यील्ड स्ट्रेस कहते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास अल्टीमेट स्ट्रेस, फोर्थ पॉइंट, द रेशियो ऑफ द मैक्सिमम लोड
that the specimen is capable of withstand and its original cross section area is called the ultimate stress of the material। तो मैक्सिमम लोड जो भी जो कि एक मटेरियल पर लगाया जाता है, द रेशियो ऑफ द मैक्सिमम लोड, जो मैक्सिमम लोड प्रोड्यूस किया जाता है एक मेटल पर, एक स्पेसिमेन पर, जो कि वो सह सकता है, कैपेबल है उसको विथस्टैंड करने के लिए, एंड जो उसका ओरिजिनल जो क्रॉस सेक्शन एरिया है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, अल्टीमेट स्ट्रेस कहते हैं, अल्टीमेट स्ट्रेस ऑफ द मटेरियल कहते हैं। अल्टीमेट स्ट्रेस का फॉर्मूला होता है मैक्सिमम लोड अपॉन ओरिजिनल क्रॉस सेक्शन एरिया। जो से मैक्सिमम लोड अप्लाई हो रहा है वो और ओरिजिनल क्रॉस सेक्शन एरिया का अनुपात। नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट है वर्किंग स्ट्रेस। फिफ्थ हमारे पास है वर्किंग स्ट्रेस। तो इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द एक्चुअल एक्सियल लोड एंड द ओरिजिनल क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द स्पेसिमेन। तो यहाँ पर जो हम लोग लोड लेते हैं वो एक्चुअल एक्सियल लोड लेते हैं, और जो इसका क्रॉस सेक्शन एरिया लेते हैं वो ओरिजिनल क्रॉस सेक्शन एरिया लेते हैं। ओके, तो ये हमारा वर्किंग स्ट्रेस हुआ। नेक्स्ट है वर्किंग स्ट्रेस इज द मैक्सिमम अलोवेबल स्ट्रेस टू विच अ मटेरियल इज सब्जेक्टेड ड्यूरिंग इट्स सर्विस पीरियड। तो वर्किंग स्ट्रेस वो हमारा मैक्सिमम अलोवेबल स्ट्रेस होता है जो कि एक कोई भी जो हमारा मैन्युफैक्चरर है वो उस मटेरियल के लिए अप्लाई करने को कहता है, उस सर्विस पीरियड के लिए उस मैक्सिमम अलोएबल स्ट्रेस को अप्लाई करने को कहता है। मटेरियल इज सब्जेक्टेड ड्यूरिंग इट सर्विस पीरियड। फॉर द सेफ्टी ऑफ ए स्ट्रक्चर इट इज़ वेरी इसेंशियल दैट द वर्किंग शुड बी विद इन द इलास्टिक लिमिट ऑफ द मटेरियल। तो जो हमारा वर्किंग स्ट्रेस होता है, वर्किंग स्ट्रेस क्या होता है, जो इसका इलास्टिक लिमिट है उससे कम होता है, और ताकि जो उसका सेफ्टी ऑफ फ्रैक्चर है, सेफ्टी ऑफ ए फ्रैक्चर है वो बना रहे, यानी वो उसमें सेफ्टी रहे। इट इज़ द वेरी इसेंशियली बहुत इंपॉर्टेंट होता है। वर्किंग स्ट्रेस क्या होता है, जो उसका यील्ड स्ट्रेस है या जो अल्टीमेट स्ट्रेस है बटे में नंबर ऑफ फैक्टर ऑफ सेफ्टी। तो ये क्या होता है, ये हम लोग आगे पढ़ेंगे इसके बारे में। तो वर्किंग स्ट्रेस इज इक्वल टू होता है यील्ड स्ट्रेस यानी अल्टीमेट स्ट्रेस अपॉन नंबर ऑफ फैक्टर ऑफ सेफ्टी। फैक्टर ऑफ सेफ्टी कितना है उसका, नंबर ऑफ, वो हम लोगों का इसका अपॉन में रखते हैं तब हम लोग वर्किंग स्ट्रेस निकाल पाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास सिक्स फैक्टर ऑफ सेफ्टी। तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी क्या होता है, द रेशियो ऑफ द अल्टीमेट स्ट्रेस एंड द वर्किंग स्ट्रेस फॉर ए मटेरियल इज कॉल्ड फैक्टर ऑफ सेफ्टी। इट इज यूनिटलेस। तो जो रेशियो होता है अल्टीमेट स्ट्रेस का, यानी किसी मेटल में हम लोग जितना उसमें अल्टीमेट स्ट्रेस प्रोड्यूस करते हैं तब तक वो, जब तक वो क्या हो, डिफॉर्म ना हो जाए, जब तक वो फ्रैक्चर ना हो जाए, फेल ना हो जाए, तो वो जो हमारा फोर्स होता है जहाँ तक हम उसको जिस पॉइंट पर उस पर अगर फोर्स अप्लाई करें तो वो फेल हो जाएगा, उसको हम लोग अल्टीमेट स्ट्रेस कहते हैं। और जो उसमें वर्किंग स्ट्रेस होता है, यानी कि अगर उसमें हम लोगों को अगर 500 उसका न्यूटन, 500 अगर उसमें न्यूटन अगर हम लोग फोर्स अप्लाई कर सकते हैं, 500 न्यूटन पर एम स्क्वायर अगर उसमें स्ट्रेस प्रोड्यूस कर सकते हैं, उसका अल्टीमेट स्ट्रेस है, तो उससे हम लोगों को क्या रखना होगा, कम रखना होगा, यानी 300 रखना होगा, 400 रखना होगा। तो वो हमारा वर्किंग स्ट्रेस होता है, जो कि हर एक मैन्युफैक्चरर अपने अपने मटेरियल या फिर अपने अपने जो उसका जो हमारा सर्विस पीरियड है उसके हिसाब से वो क्या करता है, सर्विस के हिसाब से अपना दिया जाता है उसके हिसाब से वर्किंग स्ट्रेस फॉर ए मटेरियल। तो इसी को क्या कहते हैं, इस रेशियो का, यानी इसमें जो रेशियो ऑफ द अल्टीमेट स्ट्रेस है और जो वर्किंग स्ट्रेस है, इसका रेशियो का हम लोग फैक्टर ऑफ सेफ्टी कहते हैं। फैक्टर ऑफ सेफ्टी क्या होता है, यूनिट लेस होता है, क्योंकि दोनों ऊपर और नीचे दोनों तरफ स्ट्रेस है, और इसको हम लोग परमिसिबल स्ट्रेस, फैक्टर ऑफ वर्किंग स्ट्रेस को परमिसिबल स्ट्रेस, डिजाइन स्ट्रेस और अलोएबल स्ट्रेस भी कहते हैं। तो ये सिग्मा, यानी सिग्मा क्या, स्ट्रेस, और टॉ यानी कि हमारा जो शियर स्ट्रेस है, वो अगर अल्टीमेट स्ट्रेस से ज़्यादा होता है तो हम लोगों का क्या होता है, जो हमारा स्ट्रेस होगा, जो स्ट्रेस होगा क्या होगा, अल्टीमेट स्ट्रेंथ से ज़्यादा होगा, देन फेलियर विल टेक प्लेस, तब हमारा जो मेटल है वो फेल हो जाएगा। यानी कि जो उसका अल्टीमेट स्ट्रेंथ है उससे ज़्यादा हम लोग अगर उस पर स्ट्रेस प्रोड्यूस करते हैं तो मटेरियल फेल हो जाएगा, फेलियर टेक प्लेस हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे। अब गाइस हमारे पास एक क्वेश्चन है कि ड्रॉ स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम फॉर माइल्ड स्टील एंड शो डिफरेंट लिमिट्स ऑन इट। तो ये जो हम लोगों ने अभी पूरा पढ़ा है डेफिनेशन, ये पूरी की पूरी, तो ये जो हमारा आंसर है इस क्वेश्चन का जवाब है। तो ये क्वेश्चन का जवाब हमारा जो पढ़ा गया अभी पूरा है उसी का जवाब है, लेकिन ये जो डेफिनेशंस हम लोग पढ़े थे, नंबर ऑफ डेफिनेशंस, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। सिर्फ यहाँ तक जो हमारा 6 पॉइंट था ब्रेकिंग यील्ड पॉइंट, यहाँ तक हमारा जो इसका आंसर है। तो ये क्वेश्चन का आंसर है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछा जाता है। इस पूरे कॉन्सेप्ट से यही क्वेश्चन हमारा ज़्यादातर पूछा जाता है, स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम करने इसका बनाने के लिए माइल्ड स्टील का, और इस पर डिफरेंट लिमिट्स को शो करने के लिए। तो इस पूरे डेफिनेशन को आप लोग याद कर लें या पढ़ लें अच्छे तरीके से, और यही एग्जाम में पूछा जाता है, यही क्वेश्चन हमारे एग्जाम में ज़्यादातर आता है। अब हम लोग देखते हैं, अभी हम लोग देखा था डक्टाइल मटेरियल का बिहेवियर, जब उस पर हम लोग टेंसल फोर्स अप्लाई करते हैं। अब हम लोग देखते हैं ब्रिटल मटेरियल का जो हमारा बिहेवियर होता है जब उस पर हम लोग टेंसल अप्लाई करते हैं। तो बिहेवियर ऑफ ब्रिटल मटेरियल्स अंडर टेंशन, इसमें स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व फॉर ब्रिटल मटेरियल्स ये दिया गया है। ठीक है,
तो यहाँ पर तीन तरह के मटेरियल्स का यहाँ पर स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम दिया गया है फॉर ब्रिटल मटेरियल्स, जैसे कि यहाँ पर कास्ट आयरन है, एल्यूमिनियम है और कॉन्क्रीट है। तीनों क्या है हमारा ब्रिटल मटेरियल्स है, कास्ट आयरन, एल्यूमिनियम और कॉन्क्रीट। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये तीन तरह का एक डायग्राम दिया गया है स्ट्रेस स्ट्रेन का, जहाँ पर कास्ट आयरन ऊपर में है, फिर एल्यूमिनियम है, फिर कॉन्क्रीट है, और इधर हमारा स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम दिया हुआ है ब्रिटल मटेरियल का, जहाँ पर इसमें पॉइंट ए तक हमारा एक स्ट्रेट लाइन बनता है, जहाँ पर स्ट्रेस स्ट्रेन के क्या होता है कॉरस्पॉन्डिंगली प्रोपोर्शनल होता है। फिर ए से बी पॉइंट हमारा क्या होता है इलास्टिक लिमिट होता है। फिर बी से सी पॉइंट जो हमारा सी पॉइंट होता है वो अल्टीमेट स्ट्रेस होता है। यहाँ पर जो यील्ड पॉइंट होती है अपर यील्ड पॉइंट और लोअर यील्ड पॉइंट ये नहीं होता है हमारे पास। बी के बाद सी जो हमारा अल्टीमेट स्ट्रेस होगा और डी लास्ट फ्रैक्चर पॉइंट होगा। तो यही यानी कि जब उसमें अल्टीमेट यहाँ पर कोई यील्डिंग नहीं होती है, जैसे ही हम लोग हमारा जो स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व हमारे पास है उसके बाद जब हम लोग फोर्स अप्लाई करते हैं, जब उस मटेरियल में ब्रिटल मटेरियल में जब उसमें फोर्स अप्लाई करते हैं तो उसकी वजह से क्या होता है जो स्ट्रेस और स्ट्रेन होता है वो कॉरस्पॉन्डिंगली प्रोपोर्शनल होता है यहाँ से लेकर यहाँ तक इस पॉइंट तक। यानी जो शुरू का कुछ कुछ समय तक क्या होता है वो एक दूसरे से कांस्टेंट होता है, यानी जितना स्ट्रेस प्रोड्यूस होगा उतना स्ट्रेस प्रोड्यूस होगा। ए से बी तक वो इलास्टिक प्रॉपर्टी को शो करेगा, यानी इलास्टिक लिमिट में होगा वो। उसके बाद बी से भी ज़्यादा अगर उसमें फोर्स अप्लाई करते हैं तो उसका अल्टीमेट स्ट्रेस हो जाएगा, यानी उसमें उसमें वो जहाँ तक जिस पॉइंट तक वो अल्टीमेट जो है उसका स्ट्रेस झेल सकता है, अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेस झेल सकता है। उसके बाद सी से भी ज़्यादा अगर उसे फोर्स लगाते हैं तो वो डायरेक्टली क्या हो जाता है ब्रेक हो जाता है, फ्रैक्चर हो जाता है विदाउट एनी गिविंग कोई भी हम उसको बिना किसी इंडिकेशन के, बिना किसी प्रायर इंडिकेशन के वो फ्रैक्चर हो जाता है। तो यही हमारा ब्रिटल मटेरियल होता है, कोई इंडिकेशन नहीं देता है, सडनली फेल हो जाता है। तो इसमें कोई यील्डिंग पॉइंट नहीं होती है। तो ये हमारा जो है ब्रिटल मटेरियल का स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट नहीं है एग्जाम में हमारा जो पूछा जाता है वो हमारा डक्टाइल मटेरियल के लिए स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम पूछा जाता है। अगर आप लोगों को ये बनाने के लिए आता है तो ये आप लोग लिख सकते हैं, और डिफिनेशन जो है ये चारों का सेम ही रहेगा जैसा कि हमारा था डक्टाइल मटेरियल के लिए। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम लोग देखते हैं एक न्यूमेरिकल हमारे पास है इससे रिलेटेड, इस पूरे कॉन्सेप्ट से रिलेटेड। तो यहाँ पर लिखा गया है कि डक्टाइल मटेरियल जो होता है गिव इंडिकेशन विदाउट फ्रैक्चर, यानी डक्टाइल मटेरियल इंडिकेशन देता है विदाउट फ्रैक्चर, यानी फ्रैक्चर बिफोर फ्रैक्चर, कि जब फ्रैक्चर होने वाला रहता है डक्टाइल मटेरियल तो वो एक इंडिकेशन देता है क्योंकि उसमें नेकिंग स्टार्ट होती है। लेकिन जैसे ही ब्रिटल मटेरियल में हम लोग फोर्स अप्लाई करते हैं तो जैसे ही उसका जो हमारा अल्टीमेट स्ट्रेस पॉइंट है उससे ज़्यादा हम लोग फोर्स अप्लाई कर देते हैं तो वो सडनली विदाउट एनी इंडिकेशन क्या होता है फेल हो जाता है। अब देखते हैं इस एग्जाम्पल को। तो एग्जाम्पल का क्वेश्चन है हमारे पास कि द फॉलोइंग observations were made during a tensile load या tensile test on a mild steel specimen 40 mm in diameter and 200 mm long। तो यहाँ पर एक हमारे पास माइल्ड स्टील बार है, जिस माइल्ड स्टील स्पेसिमेन है जिसमें हमारा एक टेंसाइल टेस्ट को दिखाया गया है। एक टेंसाइल टेस्ट हुआ है जिसकी 40 mm उसका डायमीटर है और 200 mm वो लॉन्ग है। ये जो स्पेसिमेन है 40 mm इसका डायमीटर है और 200 mm लॉन्ग है। तो इसके ऑब्जर्वेशंस कुछ इस तरह से हैं कि इसमें जो इलोंगेशन हुआ है इलोंगेशन विथ 40 kN, तो इसमें जो फोर्स सप्लाई हुआ है वो है 40 kN का, 40 kN लोड विथ लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी डेल्टा एल, इसमें यानी चेंज इन लेंथ हुआ है वो है 0.0304 mm। यील्ड लोड यहाँ पर है 161 kN, मैक्सिमम लोड है 242 kN, लेंथ ऑफ स्पेसिमेन एट फ्रैक्चर वो है 249 mm। और डिटरमाइन करने के लिए कहा गया है यहाँ पर यंग्स मॉड्यूलस, दूसरा है यील्ड स्ट्रेस, तीसरा है परसेंटेज इलोंगेशन और फोर्थ है अल्टीमेट स्ट्रेस। तो इन चारों को हम लोग एक एक करके फाइंड करते हैं। तो गाइज अब हम लोग इसका सॉल्यूशन देखते हैं इस एग्जांपल का। तो एग्जांपल में सबसे पहले हमारे पास जो अननोन है वो है यंग्स मॉड्यूलस, यानी यंग्स मॉड्यूलस हम लोगों को सबसे पहले फाइंड करना है। यंग्स मॉड्यूलस का मतलब क्या है ई। तो ई का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं कि ई का फॉर्मूला होता है हुक्स लॉ के हिसाब से पी एल अपॉन ए इंटू डेल्टा एल, क्योंकि हम जानते हैं कि डेल्टा एल बराबर क्या होता है, डेल्टा एल इज इक्वल टू होता है पी एल अपॉन ए ई। चूंकि डेल्टा एल इज इक्वल टू पी एल अपॉन ए, डेल्टा एल हमारा चेंज इन लेंथ, पी रेजिस्टिंग फोर्स या अप्लाइड फोर्स, एल हमारा ओरिजिनल लेंथ, ए क्रॉस सेक्शन एरिया और ई यंग्स मॉडुलस ऑफ प्लास्टिसिटी। तो चूंकि हम लोगों को यहाँ पर यंग्स मॉडुलस निकालना है तो ई को हम लोग यहाँ ले जाएंगे तो डेल्टा एल यहाँ आएगा। तो ये हमारे पास एक रिलेशन बना। अब इस रिलेशन के हिसाब से हम लोग फाइंड करते हैं यंग्स मॉड्यूलस। तो जो जो वैल्यूज दी हुई है उसको हम लोग पहले पुट करते हैं। जैसे कि पी हम लोगों को दिया हुआ है 40 kN, तो ये हो जाएगा 40 × किलो न्यूटन है तो इसको न्यूटन में चेंज करेंगे 10⁻³ इंटू। नेक्स्ट हमारे पास है एल, एल कितना दिया हुआ है, ओरिजिनल लेंथ इसका कितना दिया हुआ है, ओरिजिनल लेंथ दिया हुआ है 200 mm, यहाँ पर दिया हुआ है 200 mm। क्रॉस सेक्शन एरिया क्या हो जाएगा, क्रॉस सेक्शन एरिया के यहाँ पे डायमीटर दिया हुआ है और डायमीटर दिया हुआ है इसका मतलब ये एक सर्कुलर क्रॉस सेक्शन एरिया का है। तो यहाँ पर क्रॉस सेक्शन एरिया का फॉर्मूला क्या होगा, पाई बाई 4 इंटू डी का स्क्वायर। डी कितना है 40, 40 का स्क्वायर।
मल्टीप्लाई बाई डेल्टा एल यहाँ पर दिया हुआ है जो कि है 0.0304, ये हमारे पास चेंज इन लेंथ है। अब इन सबको हम लोग कैलकुलेटर से सॉल्व करते हैं, तो ये हो जाएगा हमारे पास 40 इंटू 10⁻³ इंटू 200 डिवाइडेड बाई तो गाइस जैसे कि हम लोग इसको सब सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करने के बाद बस हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 2.09 मल्टीप्लाई बाई 10⁵ न्यूटन पर mm²। तो चाहे तो आप लोग इसको कैलकुलेटर से खुद भी सॉल्व कर सकते हैं, जो आंसर आ रहा है ये आ रहा है हमारे पास। नेक्स्ट चीज इसमें जो अननोन है वो है यील्ड स्ट्रेस। यील्ड स्ट्रेस का ये फॉर्मूला हम लोगों ने देखा था। यील्ड स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या होता है? यील्ड लोड अपॉन क्रॉस सेक्शन एरिया, ओरिजिनल क्रॉस सेक्शन एरिया। तो यील्ड स्ट्रेस क्या हो जाएगा? यील्ड स्ट्रेस इज इक्वल टू यील्ड लोड, और यील्ड लोड हमारा गिवन है यील्ड लोड अपॉन ओरिजिनल एरिया, यानी कि जो हमारा क्रॉस सेक्शन एरिया है वो। तो यील्ड लोड यहाँ पर कितना दिया हुआ है? गिवन है हमारे पास यील्ड लोड है, देखिए यहाँ पर हमारा यील्ड लोड दिया हुआ है 161 किलो न्यूटन। तो 161 इंटू 10⁻³ न्यूटन। और क्या है हमारे पास? अपॉन में क्रॉस सेक्शन एरिया। क्रॉस सेक्शन एरिया जो हमारा यहाँ पर है वही यहाँ पर भी होगा, π/4 इंटू 40 का स्क्वायर। तो इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे कैलकुलेटर से, तो इसका आंसर आएगा 128.12 न्यूटन पर mm²। ये जो फॉर्मूला है यील्ड स्ट्रेस का, इसका भी हम लोग डेफिनेशन देखे थे जस्ट पहले। जब हम लोग डेफिनेशन देख रहे थे, नंबर ऑफ डेफिनेशन देख रहे थे, तब हम लोग यील्ड डेफिनेशन का भी यील्ड स्ट्रेस का भी डेफिनेशन देखे थे। तो उसी का फॉर्मूला होता है यील्ड लोड अपॉन ओरिजिनल क्रॉस सेक्शन एरिया। तो इससे हम लोगों ने ये फाइंड कर लिया, इसका आंसर फाइंड किया यील्ड स्ट्रेस का। नेक्स्ट जो हमारे पास अननोन है वो है अल्टीमेट स्ट्रेस, सॉरी परसेंटेज इलोंगेशन। परसेंटेज इलोंगेशन हमारे पास तीसरा अननोन है, परसेंटेज इलोंगेशन। ठीक है, परसेंटेज इलोंगेशन। तो ये क्या हो जाएगा? इसका फॉर्मूला होता है इंक्रीज लेंथ अपॉन इंक्रीज लेंथ का मतलब क्या? फाइनल लेंथ अपॉन फाइनल लेंथ माइनस इनिशियल लेंथ, फाइनल लेंथ माइनस और इनिशियल लेंथ, ओरिजिनल लेंथ इनटू 100। तो ये इसका फॉर्मूला है। यहाँ पर इंक्रीज इन लेंथ क्या होगा? फाइनल लेंथ माइनस ओरिजिनल लेंथ। फाइनल लेंथ यहाँ पर दिया हुआ है इसका, यहाँ पर इसका जो फाइनल लेंथ दिया हुआ है फ्रैक्चर तक वो है 249, और इसका ओरिजिनल लेंथ दिया हुआ है 200। तो इन दोनों का पहले हम लोग डिफरेंस निकालेंगे, उसके बाद नीचे आएगा हमारे पास ओरिजिनल लेंथ जो कि 200 है, और मल्टीप्लाई में 100। तो ये इससे कट जाएगा, कटने के बाद जो हमारे पास आंसर आएगा वो आएगा डिवाइड करने के बाद 224.5% आंसर। तो ये हमारे पास आंसर है। तो ये थर्ड अननोन भी हमारे पास फाइंड हो चुका है। फोर्थ हम लोग देखते हैं। फोर्थ है हमारे पास अल्टीमेट स्ट्रेस। अल्टीमेट स्ट्रेस का जो फॉर्मूला होता है गाइस हमारे पास वो है अल्टीमेट लोड अपॉन एरिया। अल्टीमेट लोड क्या हो जाएगा? यहाँ पर अल्टीमेट लोड दिया हुआ है 242, जो कि आप लोग यहाँ देख सकते हैं क्वेश्चन में। अल्टीमेट लोड यानी मैक्सिमम लोड इज इक्वल टू 242 किलो न्यूटन। तो 242 इंटू किलो न्यूटन में है तो न्यूटन में चेंज करेंगे, अपॉन क्या हो जाएगा? अपॉन में क्रॉस सेक्शन एरिया जो कि सेम होगा हमारे पास ओरिजिनल π/4 इंटू डी का स्क्वायर यानी 40 का स्क्वायर। इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 192.58 न्यूटन पर mm²। तो ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। तो ये जो आज हमारा लेक्चर था डक्टाइल मटेरियल का, जो उसमें हम लोग डक्टिलिटी का जो उसका स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम था, इसका आज कंप्लीट कर लिया हम लोग कॉन्सेप्ट। ब्रिटल मटेरियल का भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका है। तो अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। और हाँ गाइस, इसका जो हमारा नोट्स है वो आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, इसका लिंक इस नोट्स का। तो आप लोग वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं और वहाँ से आप लोग इसको रीड भी कर सकते हैं बढ़िया से। तो अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस।